Yes, beta. Welcome to the last topic, 6th Nationalism and Imperialism. Part number 12, chapter Nationalism in Europe और हिस्ट्री क्लास 10. चलिए बेटा, अब बात करें नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म, दोनों एक साथ चले बेटा, क्योंकि कई जगह हम कहते हैं इन्होंने होल्ड किया, कंट्रोल किया, दूसरे कंट्रीज को कैप्चर किया. चलिए उसी की छोटी स्टोरी दिए. बट द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर मीन्स 25 ईयर्स की बात करें, 25 ईयर्स जो 19th सेंचुरी की, यानी 1875 टू 1900. Nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment. तो जो नेशनलिज्म है वो आइडल जो थे लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट उनसे काफी दूर हो चुका था फर्स्ट हाफ से ही. बट बिकम ए नैरो क्रीड विच लिमिटेड एंड्स. नैरो क्रीड यानी इसकी थोड़ा हम कह सकते हैं एक मोनार्की कंजर्वेटिव्स अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज कर रहे थे. During this period, nationalist groups become increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. तो हर देश बेटा वॉर के लिए तैयार था, लड़ने को तैयार था. इंटॉलरेंस बढ़ गई थी. ठीक है. द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेट द नेशनलिज्म एस्पिरेशन. तो हर एक देश ने बेटा मैनिपुलेट किया नेशनलिज्म एस्पिरेशन को और सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पल्सिव एम. अपने कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए, कंट्री का एरिया बढ़ाने के लिए इस नेशनल सेंटिमेंट, नेशनल एस्पिरेशन को मैनिपुलेट किया, इसका मिसयूज किया. चलिए नेक्स्ट पैरा में आते हैं. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 दैट वर कॉल्ड ए बल्कान. अब बड़ा इशू था बेटा बल्कान का, तो इसको नोट करना, यूरोप के मैप में इसको फाइंड आउट कर लेना बेटा. बल्कान एक काफी बड़ा एरिया है और यहाँ छोटी छोटी वॉर होती रहती, जो ये बड़ा टेंशन बना था यूरोप के नेशनलिस्ट के लिए. देखिए, द बल्कान वॉज ए रीजन ऑफ द जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया हर्जोनिया एंड स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो. तो कई छोटे छोटे कंट्रीज बेटा, इनको मिला के हम बल्कान एरिया बोलते थे उस टाइम. ठीक है. हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लैव्स. इनके जो एरिया में, जो कंट्री में जो लोग रहते थे सभी, उनको स्लैव्स कहते थे. ठीक है. A large part of Balkans was under the control of Ottoman Empire. तो बल्कान का काफी बड़ा एरिया बेटा ऑटोमन एम्पायर के पास था. देखिए ग्रीस फ्री हो गया था वेस्ट में, पर नॉर्थ में ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास था. द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, जो हमने पीछे पढ़ा था बेटा, रोमांटिक नेशनलिज्म. ओके. यस, रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कान together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. तो धीरे धीरे बेटा ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था, वीक हो रहा था, उससे कई कंट्रीज फ्री हो गए थे और यहां पे बेटा ये एक्सप्लोसिव कंडीशन बन चुकी थी, क्योंकि आपस में यहां भी वॉर स्टार्ट हो चुकी थी कि कौन ज्यादा बड़ा स्टेट बनेगा, पावरफुल बनेगा. ठीक है. देन once by one strengthened itself and modernization. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, but with very little success. One by one, the European subject nationalists broke away from the control and declared independence. तो धीरे धीरे सारे यूरोपियन कंट्रीज से फ्री होते चले गए, राइट, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते गए. काफी पावरफुल था, पर धीरे धीरे सारे से फ्री हो गए. The Balkan people based their claim for independence or political right on the nationality and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign power. तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री का प्रूव रखा कि हम पहले फ्री थे, इंडिपेंडेंट कंट्री थे और लंबे टाइम से हम किसी के अंडर हैं, यानी ऑटोमन टर्की के अंडर थे. अब इन्होंने बेटा फॉरेन पावर्स को अपोज करना शुरू किया. Hence the rebellious nationalists in Balkan thought of their struggle to as attempt to win back their long lost independence. तो वो भी अपनी इंडिपेंडेंस आना चाहते थे, जैसे ग्रीस इंडिपेंडेंट हो चुका था बेटा. As the different slave nationalists struggle to define their identity and independence, the Balkans area become an area of intense conflict. अब बेटा यहाँ डाइवर्सिटी बहुत थी, तो ये कन्फ्लिक्ट के जड़ बन गया. The Balkan states were fiercely jealous of each other. एक दूसरे से सारे जलते थे. ठीक है. ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी. हर छोटा एरिया चाहता था कि मेरी टेरिटरी बड़ी हो, मुझे ज्यादा एरिया मिले, एंड एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और दूसरे का छीन ले वो. मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कान्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवली. अब बड़ी पावर्स भी आ गई, एक ने किसी को समझ दिया, जैसे किसी के फ्रांस ने सपोर्ट किया, किसी ने जर्मनी को सपोर्ट किया, किसी ने रशिया ने किसी को सपोर्ट कर दिया. तो बड़ी पावर राइवली भी यहां देखने को मिली. ठीक है, सपोर्टर्स के रेप में.
ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर, क्योंकि उस टाइम यूरोपियन पावर आपस में संघर्ष कर ही नहीं थी बेटा, और वही संघर्ष बेटा यहां दिखा, स्ट्रगल दिखा. दीज राइवलरीज were very evident in the way of Balkan problem unfold. Each power, Russia, Germany, England, and Austria-Hungary, was keen on countering the hold of other power over the Balkan. तो सभी ने अपना रोल प्ले किया, किसी ने किसी का फेवर किया, और कहीं ना कहीं यहां पावर ओवर द बल्कान अपनी पावर को यूज भी किया. एंड एक्सटेंडिंग इज ओन कंट्रोल ओवर द एरिया. सब चाहते थे कि बल्कान में उनके फेवर का एरिया बड़ा हो. दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और यहीं से बेटा फर्स्ट वर्ल्ड का ओरिजिन हुआ. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए. नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म. नेशनलिज्म बेटा इंपीरियलिज्म के साथ साथ बढ़ता गया. लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914 और वर्ल्ड वॉर के रूप में दिखाई. बट मीन वाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन 19th सेंचुरी बिगिन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन. और इसी टाइम बात करते हैं बेटा वर्ल्ड में कई जगह बेटा यूरोपियन पावर्स में, जो ब्रिटेन की बात करें जिसका बहुत बड़ी टेरिटरी पूरे वर्ल्ड में थी, हर जगह बेटा अपोज शुरू हो गया इंपीरियल डोमिनेशन का. द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट. हर जगह बेटा नेशनलिज्म फैल गया. इंडिया भी इसी में एक पार्ट था, और इस टाइम इंडिया में भी नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ था बेटा. ठीक है, और हम भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे. ठीक है, देखिए, in the sense of they all struggle for the independence and nation state and were inspired by the sense of collective national unity. सब collective national unity में बन चुके थे. इंडिया के सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक भारत देश के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, देश को फ्री करा रहे थे. Forced in confrontation with imperialism, European idea of nationalism were replicated for people everywhere. तो जो नेशनलिज्म आइडिया जो फ्रांस से शुरू हुआ था, यूरोप से शुरू हुआ था, अब पूरे वर्ल्ड में बेटा उसको रेप्लिकेट कर सब जगह वही नेशनलिज्म दिख रहा था. फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. हर जगह उन्होंने अपनी तरह का नेशनलिज्म यूज किया. इंडिया पे हम बात करते हैं, इंडिया ने भी अपना नेशनलिज्म के मूवमेंट स्टार्ट किए. बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशनल स्टेट केम टू बी एक्सेप्ट एट नेशनल एंड यूनिवर्सल. तो हर जगह बड़े बड़े स्टेट्स फ्री हुए, इंडिपेंडेंट हुए, नेशनल स्टेट बने, और ये नेशनल और यूनिवर्सल था बेटा. ठीक है, लास्ट में इसको खत्म करने से पहले ऊपर एक पिक्चर देख लेते हैं. जो एलिगरी हमने पढ़ा था बेटा पीछे, मेरिया और जर्मेनिया. तीसरा एलिगरी पिक्चर बेटा आपको इस पिक्चर में मिलेगा. बीच में एक फीमेल बैठी है, दिख रहा है आपको, वर्ल्ड के ऊपर बैठी है. ठीक है, और नीचे एटलस दिख रहा है आपको, जो अर्थ को उठाए हुए. अब इस वर्ल्ड मैप में आपको कुछ खास चीजें दिखेंगी बेटा. ऊपर कनाडा दिखेगा आपको, ग्रीनलैंड दिखेगा, कलर दिख रहा है. बीच में लैटिन अमेरिका के काफी कंट्रीज दिखेंगे. ओके, ऐसे ही छोटे गोल्ड कोस्ट कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड, आयरलैंड. इंडिया इसमें ज्यादा कलर्ड है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल बहुत सही सही दिख रहा है. कनाडा का कुछ पार्ट यहाँ जूम करके दिखाया है. ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको. ठीक है, इंडिया के साथ म्यांमार भी दिख रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काफी एरिया दिखेगा आपको. ठीक है, और कुछ आइलैंड कंट्रीज भी हैं यहाँ. तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर थे. अब देखिए नीचे, द मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट कर रहा है, और बीच में जो फीमेल फिगर बैठी है वो ब्रिटेनिया है बेटा. देखिए, एट द टॉप एंजल्स आर शोज कैरिंग द बैरियर ऑफ फ्रीडम. तो ऊपर एंजल्स दिखाए, 3 नाम देखिए, फ्रीडम, फर्टर्निटी और फेडरेशन. और क्या करे थे, पूरे दुनिया के टेरिटरीज पे कब्जा करे हुए थे. चलिए, at the top angels shown the carrying the banner of freedom and foreground Britannia, the symbol of British nation. ये सिंबल एलिगरी थे ब्रिटिश नेशन के लिए. इस ट्रम्पेट सिटिंग ओवर द ग्लोब, वो ग्लोब के ऊपर ही बैठा रखी है बेटा. द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेज इन टाइगर्स, एलिफेंट, फॉरेस्ट एंड प्रिमिटिव पीपल. और इसके देखिए ब्रिटेनिया के चारों तरफ पिक्चर्स दिए हैं. इंडिया का पिक्चर ये दिया है, देखो हाथी वगैरह, टाइगर वगैरह दिए हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं. ये अफ्रीकन और अमेरिकन और कंगारू, ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है बेटा. ठीक है, तो ये सब बेटा उनकी टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रिमिटिव पीपल्स, पिछड़े हुए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एज द बेस ऑफ ब्रिटेन नेशनल प्राइड. और पूरे वर्ल्ड को बेटा देखिए डोमिनेट करा है, और इसी को वो अपने प्राइड फील कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ एक एलिगरी पिक्चर दिया है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेनिया. ओके, इसको नोट कर लेना. ठीक है, तो यहाँ ये बेटा आपका चैप्टर और होता है. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कोई वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो सबसे बेस्ट तरीका बेटा आप कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए. ओके, आप वीडियो के साथ कमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट से आपकी 12 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो सभी 12 पार्ट्स में आप अलग अलग कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके रिगार्डिंग वो डाउट क्लियर करेंगे. ओके, थैंक यू बेटा.